सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं पहली बार विज्ञान हिंदी में पढ़ाने जा रहा हूं ताकि जो हम हिंदी के छात्रों को भी उपलब्ध रहें। आज हम विज्ञान के 10वीं कक्षा के विज्ञान के पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण को पढ़ना शुरू करेंगे। ये लंबा अध्याय है, इसको हमने कुछ भागों में बांटा है और इस वीडियो का हमारा उद्देश्य ये है कि आप ये जो सवाल हैं ये आप हल कर सकें। ठीक है, सवाल ये है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब इसका हमको रासायनिक संतुलित समीकरण लिखना है। बेरियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम सल्फेट से मिलता है तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। सोडियम जब जल से मिलता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड धन सोडियम हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, सवाल ये है और सवाल को कैसे हल करना है उसका हमने चरणबद्ध तरीके से कैसे लिखना है, कैसे उसको हल करना है, ये हमने बताया भी है। पहले चरण में हमको कंकाली समीकरण लिखना है। दूसरा चरण अभिकारकों और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करना है, उनका एक चार्ट बनाना है और चार्ट बनाने के बाद LHS और RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो परमाणु हैं उनको बराबर करना है। और इन 3 चरणों के बाद जो है ये जो हमारे 3 अभिक्रियाएं हैं इनका संतुलित समीकरण बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हम समझे कैसे ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण क्या होता है। ठीक, यहां लिखा है कि कंकाली समीकरण लिखिए। कंकाली समीकरण क्या होता है? यहां लिखा है अभिकारक उत्पाद में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं? परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है? ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड मतलब राइट साइड। ठीक, तो इन्हीं बातों को समझने के लिए जो है हम आगे का वीडियो देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जिसमें परमाणुओं के बीच आबंध बनते हैं और या टूटते हैं। ऐसी क्रियाएं जिसमें ऐसे परिवर्तन जिसमें परमाणुओं के बीच जो आबंध होता है, ये एक परमाणु है और ये एक परमाणु है, ये एक बल द्वारा आबंधित हैं। ठीक है, जुड़े हुए हैं। तो ये जो जुड़ना होता है इसको आबंध कहते हैं। ये आपने 9वीं में भी पढ़ा होगा। ठीक, इसको आबंध कहते हैं। जब ये आबंध बनता है या ये आबंध टूट जाता है, ठीक है, किसी प्रक्रिया में जब ये होता है तो ऐसी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो परमाणुओं के बीच बंध को टूटना, आबंध को टूटना या आबंध का बनना, ऐसी प्रक्रियाओं में जो है, ऐसी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य परिभाषा थी। अगर आपको कोई इस पर शंका है, डाउट है, तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आप देखिए, तालाब होता है, यहां पर सूरज की रोशनी निकलती है। ठीक, उस रोशनी में गर्मी होती है, इससे पानी भाप बनता है। ठीक, ये भाप है और ये पानी है। पानी का
रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र पानी का होता है H2O। भाप का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भाप का रासायनिक सूत्र भी H2O होता है। ठीक है? इन दोनों में जो अंतर होता है, अवस्था का अंतर होता है। जो पानी है ये तरल है ना, और जो भाप है वो गैस है। ठीक, सिर्फ अवस्था का अंतर है, ये तरल है और ये जो है गैस है। लेकिन ये जो पानी है ये भी H2O है और ये भी H2O है, यानी कि इसमें आबंधों का टूटना या बनना नहीं हुआ। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। भाप का बनना, भाप के बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। ठीक है? तो वाष्पीकरण क्या है? एक भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, एक भौतिक प्रक्रिया है। ठीक, क्यों ये भौतिक प्रक्रिया है? क्योंकि इसमें आबंधों का टूटना या बनना नहीं हुआ। यही अगर किसी कारण से ये H2O जो है H या OH ऐसे अलग अलग हो जाता तो ये आबंध टूट जाते। H और OH के बीच में जो आबंध है वो टूट जाता। ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाती? रासायनिक प्रक्रिया हो जाती। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि रासायनिक प्रक्रिया और भौतिक प्रक्रिया में क्या अंतर होता है। ये भी एक परिवर्तन है, ये तरल था भाप बन गया, परिवर्तन हुआ, लेकिन कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है? ऐसे ही अगर पानी में का जो हाइड्रोजन है और जो हाइड्रोक्साइड है ये अलग अलग हो जाता तो ये जो है हमारी रासायनिक प्रक्रिया हो जाती। ठीक है? तो आगे का जो काम है वो हम एक उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, एक रासायनिक प्रक्रिया का हम उदाहरण लेते हैं जो आपकी NCERT की किताब में भी है। पहला जो उदाहरण दिया गया है वो इसी का दिया गया है, वही उदाहरण मैं भी दे रहा हूं कि हमने जो है एक मैग्नीशियम का रिबन लिया। ठीक है, ये हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया। ठीक है, और इसके नीचे जो है, ठीक है, हमने एक गरम आग दी। ठीक है, इसके नीचे हमने गरम आग रखी। अब आप कहोगे आग तो गरम होती है, तो हम कहते हैं कि आग कोई कम गरम होती है, कोई ज्यादा गरम होती है। ठीक है, अगर आप मोमबत्ती की आग देखोगे तो उतनी गर्म नहीं होती, लेकिन आप अपनी गैस की आग देखोगे तो ज्यादा गर्म होती है मोमबत्ती की आग से। ठीक है, अब गैस की आग से भी ज्यादा जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने वालों की, गैस वेल्डिंग करने वालों की मशीन वो होती है, वेल्डिंग मशीन होती है, वो और भी ज्यादा गर्म होती है। ठीक है, तो गर्मी आग भी कोई गर्म होती है कोई ठंडी होती है। ठीक है, तो ये बहुत गर्म आग है। ठीक, जब हमने बहुत गर्म आग के ऊपर मैग्नीशियम का रिबन रखा तो इसके चारों तरफ होता है ऑक्सीजन। ठीक है, चारों तरफ क्या होता है? ऑक्सीजन। जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। रिएक्ट करता है मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, आप समझिए उसको हिंदी में क्या बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जब वो ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करता है तो बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। ठीक है, कोई भी चीज जलती है तो गर्मी निकलती है। ठीक, अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई चीज जलती नहीं है। ठीक है, यानी कि जब भी कोई चीज ऑक्सीजन के साथ
प्रक्रिया करती है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। तो जो गर्मी हमको निकलती है, जो गैस में जो आग निकलती है, वो असल में ऑक्सीजन का जो है रिएक्शन हो रहा है ना, जो भी हमारा गैस है ना, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर रही है, तो उससे आग निकल रही है, ठीक। और आग जलने के बाद क्या बचता है? राख। तो ऐसे ही जब मैग्नीशियम जलता है, मैग्नीशियम जब जलता है ऑक्सीजन के साथ, तो हमको राख मिलती है, ठीक है, हमको क्या मिलती है? राख। तो अगर आप देखें तो मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के साथ मिला, तो हमको क्या मिला? राख मिली, ठीक। राख किसकी मिली हमको? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक। अब आप पूरी कहानी लिख सकते हैं कि हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन को हमने हवा में रखा, हवा में उसके नीचे आग, हवा में रखने के बाद हमने उसको गर्म किया आग से, तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख बना। आप इतनी कहानी भी लिख सकते हैं, और आप छोटे में भी लिख सकते हैं कि हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, ठीक है, तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक। आप इतनी पूरी कहानी लिख सकते हैं, मैंने तो लिखा नहीं, बोला बस कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख नीचे हमको मिलती है। आप इतनी पूरी कहानी लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिखिए मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन, इनको गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इतना बस लिख दिया, हम पूरी कहानी समझ गए। उतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस पूरी कहानी को इस छोटे में लिखना ही, इसको कहा जाता है समीकरण, ठीक है। समीकरण, कौन सा समीकरण? रासायनिक समीकरण, ठीक। कौन सा समीकरण कहा जाता है? रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो अगर आप देखें, ये जो लिखा गया है, ये सारी चीजें यही तो सवाल में पूछा गया है, ठीक है। ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है? Mg होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है, ठीक। जब हम इनको गर्म किया, ठीक, तो क्या मिला हमको? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, ये ऑक्सीजन का बंध टूटा है और इस Mg के साथ बंध बना है, आबंध बना है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? आबंधों का बनना हुआ और आबंधों का टूटना हुआ, और इसी के लिए, इसी कारण ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, या हम इससे भी छोटे में हम जानते हैं कि कई सारे जो है रासायनिक चिन्ह बनाए गए हैं, रासायनिक पदार्थों के चिन्ह बनाए गए हैं। मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का O होता है, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है, ठीक है। रासायनिक चिन्ह इनको कहते हैं, लेकिन ये जो है इसको कहा जाता है रासायनिक सूत्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रासायनिक सूत्र कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे सवाल में जो है इस तरह का, इस तरीके से लिखना जो है, ये जो हमने लिखा है, ठीक है, इसको हम कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण, ठीक।
तो हमको पहला चरण हमारा क्या है, कंकाली समीकरण लिखना। ठीक, हमको ये जो सबसे पहले क्या है कि हमने पूरे को देखा कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, मैग्नीशियम की रिबन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया जा रहा है, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बन रही है। अब इतना कहानी ना लिख करके हमने क्या लिखा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने पर, गर्म कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब इतना भी हम क्यों लिखे, जब हमारे पास रासायनिक चिन्ह और रासायनिक सूत्र हैं, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है, Mg बस लिख देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इतना लिखने की क्या जरूरत है, O2 लिख देते हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका सूत्र हमको पता है MgO होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या बन गया, कंकाली समीकरण बन गया। ठीक है, तो कंकाली समीकरण ऐसे लिखा जाता है ना। लेकिन कंकाली समीकरण को लिखना इतना आसान नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहां पर हमने 2 ऑक्सीजन लिया है, O2 लिखा है, हमने सिर्फ ऑक्सीजन ही लिखना था, तो ऑक्सीजन का चिन्ह तो O होता है, तो हमने O क्यों नहीं लिखा, O2 क्यों लिखा। ठीक है, तो कंकाली समीकरण लिखना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, उसके कुछ नियम है। तो कंकाली समीकरण कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमारे पास था कि मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन इनको गर्म करने से बनता है मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो कंकाली समीकरण लिखने के कुछ चरण है, जैसे हर चीज का चरण है वैसे इसका भी चरण है। सबसे पहले तो हम इसका हम चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, अगर एक ही है, अगर वो शुद्ध रूप में है कोई एलिमेंट, ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, एक एलिमेंट है, हिंदी में मुझे नहीं अभी याद आ रहा कि एलिमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वो पढ़ाते पढ़ाते मैं भी सीख जाऊंगा हिंदी, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है एलिमेंट है, और उसको जो है हम शुद्ध रूप में, जब एलिमेंट होता है, एलिमेंट शुद्ध रूप में ही होता है, तो उसका हम सिंपल चिन्ह लिख देते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का चिन्ह क्या है, Mg। अगर शुद्ध है, ठीक है, पदार्थ जो है शुद्ध है, तो उसको जो है उसका चिन्ह बस लिख दिया जाता है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि जो गैसेस होती हैं, जनरली सामान्यतः गैसेस जो है, गैस जो है सामान्यतः अणु के रूप में नहीं मिलती हैं, परमाणु के रूप में नहीं मिलती, अणु के रूप में मिलती हैं। तो यहाँ पे हमको परमाणु और अणु में अंतर समझना पड़ेगा। परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है, परमाणु अकेला होता है, परमाणु एक अकेला होता है, ठीक, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, परमाणु के बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन घ्रुवण करते रहते हैं, ध्रुवण क्या बोलते हैं उसको, घूम भ्रमण करते रहते हैं, है ना। तो ये परमाणु है। लेकिन जो अणु होता है, जब दो परमाणु बहुत पास आ जाते हैं और जुड़ जाते हैं, ठीक है,
तो वो कहलाता है अणु। ठीक, तो ये परमाणु और अणु में याद रखिए अंतर, याद रखिए कि परमाणु एक अकेला होता है, लेकिन अणु जो बनता है वो एक, ये दो या दो से ज्यादा परमाणुओं के मिलने से बनता है। ठीक है, कुछ पदार्थ जो होते हैं वो परमाणु की तरह परमाणु की तरह भी रह सकते हैं। ठीक है, जैसे Mg, ये एक परमाणु की तरह रह सकता है, नहीं कि अकेला रह सकता है, लेकिन जो ऑक्सीजन है ये अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, इसीलिए अणु बना के रहता है, और इसके अणु जो होते हैं उसको O2 कहते हैं। ठीक है, ये अणु है, ये परमाणु है। ठीक, ये अणु क्यों है? क्योंकि इसमें दो परमाणु है। ये परमाणु क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही परमाणु है। ठीक है, मतलब एक ही है इसीलिए परमाणु है, इसमें दो हैं इसीलिए अणु है। ठीक है, तो ये तो हो गया परमाणु, ये हो गया अणु। तो ये क्या है? ठीक है, ये एक कंपाउंड, कंपाउंड कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में अभी मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसको। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कंपाउंड कहते हैं। जब दो अलग अलग पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, यहां पर क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के एक नया जो है पदार्थ बना रहे हैं, ऐसे चीज को जो है क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड है। कंपाउंड का जो है एक रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, लेकिन इस सूत्र को लिखने का एक मेथड होता है। ठीक है, तो कंकाली समीकरण लिखना इतना आसान नहीं। ठीक है, इसमें कई बातें हैं कि हमको कौन परमाणु की तरह रहेगा, कौन अणु की तरह रहेगा, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारा कंपाउंड है, जो दो से एक या दो से ज्यादा पदार्थों को मिलके, शुद्ध पदार्थों को मिलकर के जो बनता है उसको कंपाउंड कहते हैं, और उसका एक रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, उसको कैसे लिखा जाता है? जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो ये मैग्नीशियम से बन रहा है और ऑक्सीजन से बन रहा है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र लिखने के लिए एक नियम ये है कि आप इसकी वैलेंसी पता कीजिए। वैलेंसी आपने कक्षा, ये सारी चीजें जो है कक्षा 9 में है। ठीक है, उसके लिए हम अलग से बता देंगे। इसकी वैलेंसी होती है 2 और इसकी भी ठीक है, अब इसको इससे गुणा कीजिए, इसको इससे गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा Mg2O2। ठीक है, और जब दोनों एक जैसा रहता है तो उसको हटा देते हैं, अगर दोनों अलग अलग रहता है तो उसको लिखते, तो ये हो जाएगा MgO। ठीक है, तो ये हो जाएगा MgO। ओके, ऐसे लिखा जाता है। ये हो गया हमारा कंकाली समीकरण। अब दूसरा चरण क्या है, जो इस तरफ होते हैं इनको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। मतलब जिनके जुड़ने से कुछ बना, इनके जुड़ने से कुछ बना, तो जो जुड़े वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और जो बना उसको हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक, तो अभिकारकों और उत्पादों में जो परमाणु है उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्या परमाणु है? तो अभिकारक हम देखते हैं। ठीक है, अभिकारक में देखते हैं, अभिकारक में Mg है और ऑक्सीजन है, और उत्पाद में
उत्पाद में भी Mg है और ऑक्सीजन है ना। अब यहाँ पे गिनो, संख्या ज्ञात करना है। अभिकारक उत्पाद में जो परमाणु है उनकी संख्या ज्ञात करना है। तो Mg कितने हैं, यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन कितने, 2 है। यहाँ पर Mg कितना है, 1 है। और यहाँ पर Mg कितना है, 1 है। देखो अब समस्या क्या है, इसको संतुलित करने का मतलब क्या है, ये क्या लिखा है ना, संतुलित लिखिए, ठीक है। यानी कि असंतुलित है, असंतुलित मतलब जो बराबर नहीं है, ठीक है। कई बार कहते हैं कि साइकिल चला चलाते हमारा संतुलन बिगड़ गया, ठीक है। संतुलन बिगड़ गया क्या मतलब, कि इधर ज्यादा बल लग गया, इधर कम बल रहा। तो ऐसा ही कुछ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 Mg है, यहाँ पर 1 Mg है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ उत्पाद में ऑक्सीजन 1 ही है। तो ये असंतुलित हो गया। अगर यहाँ पर 2 होता तो ये संतुलित होता, लेकिन क्या समस्या है, यहाँ पर 1 है, इसीलिए असंतुलित है, ठीक है। अब ये असंतुलित है तो इसको हमको संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करने का क्या तरीका है, ठीक है। अब ऐसा करो, इसको 2 कर दो, ठीक है। जो सबसे कम है ना, जो ये जो है, यहाँ पर देखो, ये तो 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसको 2 करना है। तो ऐसा करो ना, इसको 2 बना दो, तो 2 MgO हो गए, 2 MgO हो जाएंगे ना। तो 2 MgO हो गए, यानी कि ऑक्सीजन 2 हो गए। लेकिन इससे एक नई समस्या आ गई। सर समस्या क्या आ गई, अगर O 2 हो गए तो Mg भी तो 2 हो गए। अब ये फिर से असंतुलित हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 Mg है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। अब ये 3 तो बराबर हो गए, लेकिन ये 1 रह गया, तो इसको 2 कर दो, तो ये 2 हो गया। अब देखो पूरी तरह संतुलित हो गया, ठीक है। तो ये तरीका है करने का, ठीक। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए हैं। तो अब हम इन सवालों को करते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। जो पहला सवाल है वो ये कह रहा है, हाइड्रोजन धन क्लोरीन ये बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक। ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। अब देखो वही है, इसको अगर हमें क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया है ये, इसका हमको संतुलित समीकरण लिखना है। तो संतुलित समीकरण लिखने के 3 चरण मैंने बताए हैं। तो पहला चरण है इसका संतुलित कंकाली समीकरण लिखना। तो कंकाली समीकरण लिखने के लिए हमको इसका चिन्ह लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का क्या होता है, H होता है। क्लोरीन का क्या होता है, Cl होता है। और हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, इसका हमको सूत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसका सूत्र लिखने के लिए, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, यानी कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है। हाइड्रोजन वो +1 होती है और क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है, ठीक है। अब इसको जो है हम इधर गुणा करेंगे और इसको जो है हम इधर गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा Cl। ये एक एक है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक तो कभी भी लिखने की जरूरत नहीं है, HCl हो गया। यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, HCl, ठीक है। लेकिन इसे ये जो कंकाली समीकरण है ये पूरा नहीं हुआ। ये जो शुद्ध पदार्थ है, हाइड्रोजन एक शुद्ध पदार्थ है, क्लोरीन भी एक शुद्ध पदार्थ है। तो हमको पता करना पड़ेगा कि ये परमाणु के रूप में रहता है कि अणु के रूप में रहता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आप धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ भी जाएंगे, ठीक है। आप पढ़ते पढ़ते आप जान जाएंगे कि कौन सी चीज अणु के रूप में रहती है
और कौन सी चीज परमाणु के रूप में रहती है। ये आपके अभ्यास पर है, जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप जानेंगे कि कौन सी चीज अणु के रूप में रहती है, कौन सी चीज परमाणु के रूप में रहती है। तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अणु के रूप में रहते हैं, परमाणु के रूप में नहीं रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हमें 2 करना पड़ेगा और इसको भी हमको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए वही बात है, अभिकारक तीसरा, दूसरा, अब कंकाली तो बन गया, ये कंकाली समीकरण हमारा बन गया। ठीक है, अब हमें इसे संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए दूसरा चरण क्या है, अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभिकारक हम इधर लिखेंगे, इधर हम उत्पाद लिखेंगे। ठीक, अभिकारक क्या है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और उत्पाद क्या है, उत्पाद में भी हाइड्रोजन और क्लोरीन है। ठीक है, यहां पर अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, अभिकारक में क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 2 है, लेकिन उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 1 है और क्लोरीन के परमाणु की संख्या 1 है। ठीक है, अब जो कम है उससे हम शुरुआत करेंगे, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो ऐसा करते हैं इसको 2 कर देते हैं। जैसे ही इसको 2 किया तो ये क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 2 हो गई और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी 2 हो गई। अब ये पूरी तरह क्या हो गया, संतुलित हो गया, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, ऐसे जो है हमको संतुलित करना है। ठीक है, अब अगला मैं एक और आपको करके बताता हूं, और तीसरा आपके लिए होमवर्क है, मैं अगली क्लास में उसको डिस्कस करूंगा, अगले वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो दूसरा जो है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड धन एल्यूमिनियम सल्फेट, ये क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट धन एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है कि बेरियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम सल्फेट से मिलता है तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अब देखिए, इसका हमको पहला चरण क्या है, कंकाली समीकरण लिखना है। कंकाली समीकरण तो देखिए इसमें से कोई भी शुद्ध पदार्थ नहीं है, सभी के सभी क्या है, एक कंपाउंड है, ये भी 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 कंपाउंड। क्यों ये कंपाउंड है, क्योंकि ये 2 शुद्ध पदार्थों के मिलने से बना हुआ है। बेरियम एक है और क्लोरीन एक है, इन दोनों के बनने से बेरियम क्लोराइड बना है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कंपाउंड आपस में जो है रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए कि जो बेरियम होता है, ठीक है, इसका जो वैलेंसी होता है +2 होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम जो होता है Al, ठीक है, इसका जो वैलेंसी होता है वो +3 होता है। ठीक, क्लोराइड जो होता है इसका वैलेंसी -1 होता है, और सल्फेट होता है SO4, ठीक है, और इसका वैलेंसी -2 होता है। ठीक है, तो अब मैं इनका रासायनिक सूत्र बनाऊंगा और रासायनिक सूत्र बनाने के बाद इसको मिटा दूंगा, वहां पे रासायनिक सूत्र लिख दूंगा, हमको डायरेक्ट कंकाली समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड यानी कि Ba, ये इसका वैलेंसी +2 है, और क्लोराइड की वैलेंसी -1 है, ये इससे जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा BaCl, Cl 2 हैं इसीलिए Cl2 हो जाएगा। ठीक है,
तो बेरियम क्लोराइड क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसको हमको फॉर्मूला मिल गया है, सूत्र मिल गया है। तो ये हो जाएगा BaCl2। ठीक है, ये जो एल्यूमिनियम सल्फेट है, मैंने मिटा दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट है वो, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा था, इसको हमको मिटा देते हैं। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो +3 होती है और SO4 की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा Al2SO4। अब देखिए इसको, जब ये खुद में एक है ऐसा है, ठीक है ना, तो इसको जो ऐसे लिखा जाता है, SO4 थ्राइस बोला जाता है इसको हिंदी में। तो ये हो जाएगा इंग्लिश में Al2SO4 थ्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये आप जितना अभ्यास करेंगे आपसे उतना बनता जाएगा। फिर अगला जो है वो है बेरियम सल्फेट। तो Ba का जो है वो +2 होता है और SO4 का जो होता है वो -2 होता है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये बनाएगा BaSO4। ठीक है, तो इसको अगर हम मिटाएंगे तो ये हो जाएगा BaSO4। और आखिर में है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का +3 होता है ना, क्लोराइड का -1 होता है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा AlCl3। ठीक है, तो ये सब हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा +AlCl3। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, कंकाली इक्वेशन, इसको मिटा के लिख रहा हूं पूरा दोबारा क्योंकि काफी दूर दूर हो गया। तो ये हो जाएगा BaCl2 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 प्लस Al2SO4 थ्राइस, और इसको जब मिलाते हैं तो बनता है BaSO4 प्लस AlCl3। अब हम इसके दूसरा चरण है, पहला के चरण का हमारा पूरा हो गया, कंकाली समीकरण हमने लिख लिया। अब इनके अभिकारकों और उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या है उसको हम अलग अलग लिखेंगे। तो इधर हम अभिकारक लिखेंगे और इधर हम उत्पाद लिखेंगे। तो इधर Ba है, फिर Cl है, Al है और SO4 है। उत्पाद में भी यही चारों हैं। ठीक है, उत्पाद में भी Ba है, ठीक है, SO4 है और यहां लिख रहा हूं Cl है और Al है। उत्पाद में ये चारों और अभिकारक में ये चारों हैं, दोनों तरफ एक ही रहेंगे, अलग नहीं होंगे। तो यहाँ पर Ba 1 और 2 Ba हैं, ठीक। Cl यहाँ पे 2 है, सॉरी ये तो इसमें Ba यहाँ पर 1 है, Cl यहाँ पर 2 है, Al यहाँ पर 2 है और SO4 3 है ना। यहाँ पर Ba 1 है, SO4 1 है, Al यहाँ पर 1 है और Cl यहाँ पर 3 है। ठीक है, Ba तो से बराबर है लेकिन Cl यहाँ पे एक ज्यादा है, Al यहाँ पर एक ज्यादा है और SO4 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, ये पूरी भयंकर तरीके से असंतुलित है। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं, ये जो SO4 है यहाँ पर 1 है, तो इसको हम 3 करने के लिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे
3 से कर देते हैं, तो 3 SO4 हो गए, लेकिन 3 SO4 के साथ साथ Ba भी 3 हो गए। ठीक, अब Ba बराबर करना पड़ेगा हमको, है ना। अगर 3 Ba यहां पर है तो यहां पर भी 3 Ba होना चाहिए। ठीक, तो इधर जब हमने 3 से गुणा कर दिया BaCl2 को, तो ये Ba तो 3 हो गए, लेकिन Cl 6 हो गए, 3 दूनी 6, 6 Cl हो गए, है ना। लेकिन यहां पर तो Cl 3 ही है। ठीक है, तो यहां पर हमको Cl जो 6 करना पड़ेगा, इसके लिए हम इसको 2 से गुणा करेंगे। ठीक, 2 से गुणा किया तो ये 3 से 6 हो गए, लेकिन इससे हुआ ये कि Al 2 हो गया। ठीक, अब देखो, अब ये बराबर हो गया, Al यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब देखो, Ba 3 है, Ba 3 है, Cl 6 है, Cl 6 है, Al 2 है, Al 2 है, और SO4 3 है, SO4 3 है। ये जो है हमारा संतुलित, अभी संतुलित समीकरण बन गया। ठीक है, तीसरा आपको मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, इसको आप लोग सॉल्व करके रखिए, इसका हल आप करके रखिए आप लोग, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन है आपके पास, तो पूछिए, हम आपको आपके सवालों का जवाब देंगे, है ना। ओके।